गांव शांत था, लेकिन यहाँ रहने वाले हर इंसान की अपनी अपनी परेशानियां थीं। इसी गांव के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में रहता था गरीब लकड़हारा रघु। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम और 12 साल का बेटा चंदन था। रघु रोज सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर परिवार का पेट पालता था। चंदन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपी मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। रघु अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, पत्नी और बेटे की तरफ देखता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जंगल में उस दिन काफी देर तक घूमने के बाद रघु को आखिरकार एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। आज तो भगवान ने सुन ली। अगर ये पूरा पेड़ मिल गया तो 2 दिन का राशन आ जाएगा। वो पूरी मेहनत से पेड़ काटने लगता है। कई घंटे की मेहनत के बाद लकड़ियों का बड़ा गट्ठर तैयार हो जाता है। रघु उसे कंधे पर रखकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के व्यापारी भीखाराम से होती है। अरे रघु, इतनी मेहनत क्यों करता है? ये लकड़ियां मुझे दे दे, लेकिन ज्यादा पैसे मत मांगना। सेठ जी, इतनी मेहनत की है, कम से कम सही दाम तो दीजिए। सही दाम? अगर नहीं बेचनी तो आगे चले जाओ, देखते हैं कौन खरीदता है। रघु मजबूर था। अगर वापस ले जाता तो पूरा दिन बेकार चला जाता। वो कम दाम में ही लकड़ियां बेच देता है। घर लौटते समय उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। इतनी कम कमाई। क्या करता, मजबूरी सबसे बड़ा सौदा करा देती है। चंदन चुपचाप सब सुन रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं, टूटती हुई उम्मीदों का नाम भी है। अगली सुबह चंदन स्कूल से लौटकर घर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में कोयले का छोटा सा टुकड़ा था। वो मिट्टी की दीवार पर सुंदर पेड़, पक्षी और गांव की तस्वीर बनाने लगा। पास से गुजर रही बुजुर्ग दादी गोमती रुक गईं। अरे वाह, ये चित्र तूने बनाया? हाँ दादी, कागज नहीं था इसलिए दीवार पर बना दिया। बेटा, तेरे हाथों में तो भगवान ने कला दी है। रघु भी वहां आ जाता है। मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लकड़ियां नहीं काटेगा। लेकिन बाबा, अगर पैसे ही नहीं हुए तो पढ़ाई कैसे होगी? रघु के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैलती है कि पास वाले कस्बे में लकड़ियों की अच्छी कीमत मिल रही है। अगर वहां बेच आया तो इस बार अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सुबह सुबह वो पहले से भी ज्यादा लकड़ियां काटता है। पूरा दिन मेहनत करता है, पसीने से कपड़े भीग जाते हैं। शाम तक उसके पास अब तक का सबसे बड़ा गट्ठर तैयार हो चुका था। कुसुम, आज लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सावधानी से जाना, इतनी मेहनत का फल अब हाथ से मत जाने देना। रघु मुस्कुराता है और कस्बे की ओर निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक और परीक्षा तैयार कर चुकी है। रघु पूरे दिन चलकर कस्बे के बाजार पहुंचता है। आज बाजार में काफी भीड़ थी। कई लोग लकड़ियां खरीद रहे थे। अरे भाई, लकड़ियां बढ़िया हैं, कितने की दोगे? जो सही दाम लगे वही दे दीजिए मालिक। ठीक है, आज मैं पूरे 450 रुपए दूंगा। रघु की आंखें चमक उठती हैं। इतने पैसे उसे कई दिनों बाद एक साथ मिले थे। वो दोनों हाथ जोड़ देता है। भगवान आपका भला करे मालिक। दुकानदार पैसे गिनकर उसके हाथ में रख देता है। रघु बार बार जेब टटोल कर देखता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज घर में भरपेट खाना बन सकेगा। वो रास्ते में राशन की दुकान की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी तेजी से उसके पास आता है। भैया, जरा बताना तो बस अड्डा किधर पड़ेगा? रघु रुक जाता है। सीधे जाओ, फिर बरगद के पेड़ से दाहिने मुड़ जाना। उसी समय दूसरा आदमी पीछे से धीरे धीरे आता है और बिना आवाज किए रघु की जेब से पैसों की थैली निकाल लेता है। कुछ ही पल में दोनों आदमी भीड़ में गायब हो जाते हैं। रघु को कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद वो राशन खरीदने के लिए जेब में हाथ डालता है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। अरे,
मेरे पैसे, मेरी थैली कहाँ गई? वो पूरे बाजार में भागने लगता है, हर किसी से पूछता है, भाई साहब, क्या आपने किसी को मेरी थैली लेते देखा? लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। रघु सड़क किनारे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? खाली हाथ, टूटे मन से वो गांव की ओर लौट पड़ता है। रघु घर पहुंचता है। उसके चेहरे को देखते ही कुसुम सब समझ जाती है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? रघु बिना कुछ बोले धीरे से जमीन पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो पूरी बात बता देता है। कुसुम की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। रोने से कुछ नहीं होगा, हम फिर मेहनत करेंगे। हर बार मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ छिन जाता है। उसी समय चंदन अंदर से एक छोटी सी मिट्टी की गुल्लक लेकर आता है। बाबा, ये लो। ये क्या है बेटा? मैंने स्कूल के मेले से बचाए हुए पैसे रखे थे। सोचा था कभी रंग और कॉपी खरीदूंगा, लेकिन अभी घर ज्यादा जरूरी है। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बेटा, तेरे सपने मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। सपने बाद में भी पूरे हो जाएंगे बाबा, लेकिन आज घर में खाना होना चाहिए। कुसुम भी भावुक हो जाती है। उस दिन तीनों ने बहुत साधारण खाना खाया, लेकिन एक दूसरे का हौसला नहीं टूटने दिया। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने सभी लोगों को चौपाल में बुलाया। सुनो सब लोग, सरकार ने जंगल के इस हिस्से से लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है। अब बिना अनुमति कोई पेड़ नहीं काटेगा। पूरा गांव हैरान रह जाता है। एक लकड़हारा पूछता है, तो अब हम अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? मुखिया भी चुप हो जाता है। रघु के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर लौटते समय कुसुम पूछती है, अब क्या करेंगे? सूखी लकड़ियां ढूंढूंगा जो जमीन पर गिरी हों, शायद उनसे कुछ काम चल जाए। लेकिन अब गांव के लगभग सभी लकड़हारे उसी काम में लग चुके थे। जिस लकड़ी के लिए पहले कोई नहीं जाता था, अब उसी के लिए लोग सुबह से लाइन लगा रहे थे। रघु रोज पहले निकलता, फिर भी बहुत कम लकड़ियां मिल पाती थीं। कमाई फिर आधी रह गई। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह जंगल की ओर निकल पड़ा। वो काफी दूर तक चला गया। बहुत खोजने के बाद उसे कुछ सूखी लकड़ियां मिल गईं। आज इतना तो मिल ही गया कि घर का चूल्हा जल जाएगा। वो लकड़ियां बांध ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। रघु, जल्दी घर चल। तेरे घर के बाहर साहूकार खड़ा है। लेकिन मैंने उसका कौन सा पैसा लिया है? तेरे पिता ने कई साल पहले उससे कर्ज लिया था। अब उसका बेटा हिसाब मांग रहा है। रघु तुरंत घर पहुंचता है। घर के सामने गांव का साहूकार लालचंद खड़ा था। साथ में उसके 2 आदमी भी थे। रघु, तेरे बाप का कर्ज अब तक बाकी है। ब्याज जोड़कर पूरे 15,000 रुपए हो गए हैं। लेकिन सेठ जी, पिताजी तो सालों पहले गुजर गए। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर पैसा चुका दिया था। मेरे हिसाब में जितना लिखा है उतना देना पड़ेगा। सेठ जी, हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? 1 महीना देता हूं। पैसे नहीं मिले तो ये घर मेरा होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। रघु पहली बार खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करता है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी हलचल मच जाती है। एक बड़ा ट्रक गांव के चौक में आकर रुकता है। उस पर तरह तरह की तैयार लकड़ियां भरी थीं। लोग इकट्ठा होने लगे। ट्रक से एक व्यापारी उतरता है। उसका नाम था जगदीश मल। सुनो गांव वालों, अब जंगल जाने की जरूरत नहीं। मैं शहर से सस्ती लकड़ी लाया हूँ, जो चाहे खरीद लो। लकड़हारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक आदमी बोला, अगर ये इतनी सस्ती लकड़ी बेच देगा तो हमारी लकड़ियां कौन खरीदेगा? अब तो हमारा काम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शाम तक बाजार में किसी ने भी रघु की लकड़ियां नहीं खरीदी। सब लोग ट्रक वाली लकड़ी खरीद रहे थे। रघु लकड़ियों का गट्ठर वापस लेकर घर लौट आया। कुछ भी नहीं बिका। रघु ने
सिर्फ सिर झुका दिया। उस रात घर में फिर से सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। अगले दिन चंदन स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा ट्रक वाली लकड़ी खरीदने वाले कई लोग शिकायत कर रहे थे। ये लकड़ी तो अंदर से गीली निकली, जलती भी नहीं है। सारा पैसा बेकार चला गया। चंदन चुपचाप सब सुनता रहा। घर पहुंचकर वो उत्साहित होकर बोला, बाबा, लोग उस व्यापारी की लकड़ी से खुश नहीं हैं। तो अगर हम अच्छी और सूखी लकड़ी दें तो लोग फिर हमारे पास आएंगे। बेटा, बात सही है, लेकिन अब जंगल में सूखी लकड़ी मिलती ही कहां है? चंदन सोच में पड़ जाता है। उसे महसूस होता है सिर्फ मेहनत काफी नहीं, अब कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिन रघु विश्वनाथ जी को उनके छोटे से घर तक छोड़ने पहुंचा। घर बहुत साधारण था, लेकिन अंदर चारों तरफ लकड़ी से बनी खूबसूरत मेज, कुर्सियां, खिलौने और नक्काशी रखी हुई थी। चंदन की आंखें चमक उठी। बाबा, ये सब कितना सुंदर है। ये सब मेरे हाथों का काम है बेटा। बाबा, अब हम चलते हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। विश्वनाथ कुछ देर तक रघु को देखते रहे, फिर बोले, रघु, तुमने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई है। आजकल लोग मुसीबत देखकर रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन तुम रुक गए। इंसान ही इंसान के काम आता है बाबा। अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो रोज 1-2 घंटे मेरे पास आ जाया करो। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें लकड़ी काटना नहीं, लकड़ी को नया जीवन देना सिखाऊंगा। चंदन खुशी से उछल पड़ा। बाबा, मैंने कहा था ना, कुछ नया सीखेंगे। रघु ने विनम्रता से सिर झुका दिया। अगर आप सिखाने को तैयार हैं तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं। विश्वनाथ मुस्कुरा दिए। यहीं से रघु की जिंदगी ने पहली बार नई दिशा पकड़ ली। अगली सुबह रघु लकड़ियां बेचने जाने से पहले विश्वनाथ जी के घर पहुंच गया। विश्वनाथ ने एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ में दिया। आज इससे एक बिल्कुल सीधा तख्ता बनाओ। रघु ने कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने पहला वार किया, लकड़ी बीच से टेढ़ी टूट गई। रघु शर्मिंदा हो गया। मुझसे नहीं होगा बाबा। जो आदमी जंगल के सबसे कठिन पेड़ काट सकता है, वो ये काम क्यों नहीं सीख सकता? लकड़ी पर ताकत नहीं, समझ लगानी पड़ती है। रघु फिर कोशिश करता है। इस बार लकड़ी पहले से बेहतर कटती है। चंदन भी पास बैठा सब ध्यान से देख रहा था। विश्वनाथ ने उसे एक छोटी छेनी पकड़ाई। लो बेटा, तुम इससे एक पत्ता बनाकर दिखाओ। चंदन धीरे धीरे छेनी चलाने लगा। कुछ ही मिनटों में लकड़ी पर सुंदर पत्ते की आकृति उभर आई। विश्वनाथ की आंखें चमक उठी। वाह रघु, तुम्हारे बेटे के हाथों में तो कमाल की कला है। रघु गर्व से चंदन को देखने लगा। अब रघु की दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह जंगल, दोपहर बाजार और शाम को विश्वनाथ जी से बढ़ईगिरी सीखना। धीरे धीरे उसके हाथों में सफाई आने लगी। अब वो लकड़ी के तख्ते, छोटे स्टूल और साधारण चौकी बनाने लगा। दूसरी तरफ चंदन नक्काशी सीख रहा था। वो पत्ते, फूल और पक्षियों की आकृतियां बहुत सुंदर बना देता था।